Hello friends, welcome back to the channel. So in this video I'll be taking surface chemistry. We will discuss some of the basic definitions which are used in this chapter. Okay, so let's start. So first of all, you must know what is surface chemistry. As the name suggests, surface chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of phenomena occurring at the surface. तो सरफेस केमिस्ट्री उन फिनोमिनास के साथ डील करती है जो सरफेस पे हो रहे हैं, मतलब सरफेस फिनोमिनास के साथ जो केमिस्ट्री डील करती है उसको क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री. ओके, सरफेस फिनोमिनास कौन से होते हैं? लाइक एड्सॉर्प्शन. बट एड्सॉर्प्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, एब्जॉर्प्शन. ओके, सो वेट फॉर अ सेकेंड. Okay. When one substance enters into another substance and get uniformly distributed throughout the bulk. Okay, अगर हम एब्जॉर्प्शन को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं स्पोंज का. जब आप स्पोंज को पानी में डिप करते हो तो स्पोंज क्या करती है? पानी को अपने अंदर सोख लेती है और पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके अंदर. स्पॉन्ज के अंदर पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके, इन द सेम वे हम गुलाब जामुन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. गुलाब जामुन को हम चाशनी में डिप करते हैं तो गुलाब जामुन क्या करता है? चाशनी को अपने अंदर सोख लेता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हेन वन सब्सटेंस लाइक गुलाब जामुन एंटर्स इनटू अनदर सब्सटेंस दैट इज चाशनी एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क. ओके, तो वो जो चाशनी है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इन एग्जाम्पल से आप भूलोगे नहीं कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन. आप टी बिस्किट्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. जब आप चाय में बिस्किट को डिप करते हैं तो क्या होता है? बिस्किट थोरली वो डिप हो जाता है चाय में और वो क्या करता है? चाय को अपने अंदर सोख लेता है. तो दिस इज एब्जॉर्प्शन. व्हेन वन सब्सटेंस एंटर्स इनटू अनदर सब्सटेंस एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क. ओके, now this is adsorption and now we will study about adsorption. When one substance enters into another substance and get distributed only on the surface. तो यहाँ पे absorption और adsorption में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था बट यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ ब्लैक बोर्ड और चौक का. तो जब हम ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख रहे हैं, ओके, तो वहां पे सिर्फ सरफेस पे, ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे लिख रहे हैं ना, ब्लैक बोर्ड के सिर्फ सरफेस पे ही हम लिख रहे हैं, तो दैट इज एडसॉर्प्शन, जो कि सिर्फ सरफेस पे हो रहा है. ओके, तो एडसॉर्प्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड रिजल्टिंग इनटू अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस. जब सरफेस पे मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या होगा? उस सरफेस पे कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी. ओके, तो दिस इज एड्सॉर्प्शन. सरफेस पे जब मॉलिक्यूल्स आप एब्जॉर्ब करा रहे हो, एब्जॉर्प्शन इंटीरियर में भी होता है लेकिन एड्सॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे होता है. ओके, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन बनानी है अगर आपको, तो सॉल्यूशन कैसे बनती है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ये तो आप सभी को पता होगा, है ना? सॉल्यूशन कैसे बनती है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. लाइक एग्जांपल अगर मैं लूँ सॉल्यूशन का, दैट इज सॉल्ट इन वाटर. तो वाटर यहाँ पे मेरा सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट का क्या होगा? सॉल्ट. ओके, ऐसे ही अगर हम एड्सॉर्बेट की बात करें, द सब्सटेंस दस एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस. सरफेस पे जो सब्सटेंस मेरा एड्सॉर्ब हो रहा है, मतलब अगर मैं इसको ले लूं तो ये मेरा सरफेस है. ओके, तो जो भी सब्सटेंस मेरा सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है वो क्या होगा? एड्सॉर्बेट. एंड व्हाट इज एड्सॉर्बेंट? द सब्सटेंस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब. और जिस सरफेस पे वो एड्सॉर्ब हो रहा है वो क्या होगा? एड्सॉर्बेंट. ओके, तो आप याद रखने के लिए ऐसे भी कह सकते हो, एड्सॉर्बेंट इज सिमिलर टू सोलवेंट एंट. ओके, the substance on which it is adsorbed.
Now what is desorption? It is very important. The reverse process, that is removal of adsorbed substance from the surface. आपने कोई सब्सटेंस अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करवा दिया, ओके, एड्सॉर्ब हो गया, और जब मैं उसका रिवर्स प्रोसेस देखूं, मतलब कि उस एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस को मेरे को रिमूव कराना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीसॉर्प्शन। ओके, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको हम जल्दी जल्दी सम अप कर लेते हैं। तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है? वो वाली प्रोसेसेस जो मेरे सरफेसेस पे, ये मेरा इंटीरियर है, सपोज ये मैंने पानी ले रखा है और ये मेरा सरफेस है, ये मेरा इंटीरियर है, तो जो प्रोसेसेस मेरे सरफेस पे हो रहे हैं वो क्या होगा? एड्सॉर्प्शन। ओके, तो अगर मेरा कोई भी मॉलिक्यूल आया और इस पे आके एड्सॉर्ब हो रहा है, ओके, तो ये क्या होगा? एडजॉर्बेट। और जिस पे एड्सॉर्ब हो रहा है, ये मॉलिक्यूल जिस सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। ओके, डिसऑर्प्शन क्या होगा? अगर ये एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल को मैं फिर से रिमूव कर रही हूं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसऑर्प्शन। ओके, adsorption can be positive as well as negative. So what is positive adsorption? When the concentration of the adsorbate is more on the surface of the adsorbent than in the bulk. मतलब जब सरफेस पे एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन है, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव एड्सॉर्प्शन कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इंक्रीजेस इन द बल्क। ओके, मतलब पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन में सरफेस पे एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, लेकिन नेगेटिव में एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा होगी, मतलब कि इंटीरियर में। ओके, ये अगर मेरा सरफेस, अगर यहाँ पे मेरी कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेट की ज्यादा है तो वो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, और अगर मेरी एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन बल्क में ज्यादा है तो वो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ओके, अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन होती कैसी है? लेट अस कंसिडर वन बीकर। ठीक है, ये मेरा सरफेस है और ये बल्क। ठीक है, अगर मैं एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लूं बल्क में, ये मॉलिक्यूल चारों डायरेक्शन से और मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है? घिरा हुआ है, मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाला मॉलिक्यूल भी लगाएगा, मतलब जो इधर है, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, एंड इस डायरेक्शन में भी लगेगा। मतलब ये मॉलिक्यूल चारों डायरेक्शन से दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ घिरा हुआ है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वली लग रही है हर डायरेक्शन में, है ना? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल पे, ये जो मॉलिक्यूल है मेरा स्टेबल है, बैलेंस्ड, यहाँ पे फोर्सेस जो है मेरी बैलेंस्ड है, और अगर ये स्टेबल है तो एनर्जी इसकी क्या होगी? लेस एनर्जी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स। तो अब अगर मैं अपना मॉलिक्यूल कंसिडर करूं इस सरफेस के पास, नियर टू दिस सरफेस, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इधर से भी मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है और इधर से भी घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं। ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है क्योंकि देखो यहाँ पे चारों डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था इक्वली, है ना? तो ये इसीलिए स्टेबल था, लेकिन ये तो अनस्टेबल है ना, क्योंकि ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं मेरा। तो इस मॉलिक्यूल के लिए हम बोल सकते हैं कि ये अनस्टेबल है। यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्सेस थी, यहाँ पे क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। अगर मेरे फोर्सेस यहाँ पे अनबैलेंस्ड है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? मोर एनर्जी। और अगर एनर्जी ज्यादा होगी इसकी तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी ना।
रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ओके, तो ये मॉलिक्यूल चारों डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहा है इस मॉलिक्यूल पे, लेकिन यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए क्या हमें यहां से कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे एड्सॉर्ब कराना पड़ेगा इसके सरफेस पे। तो एक मॉलिक्यूल यहां से आया और इस सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा। क्या, तो ये मॉलिक्यूल जब एड्सॉर्ब हुआ तो ये वाली जो मॉलिक्यूल जो अनस्टेबल था वो अब स्टेबल हो जाएगा, फोर्सेस भी बैलेंस्ड हो जाएगी। अब ऊपर की डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है, तो फोर्स ऑफ इट अब ऑब्वियसली ये इक्वल हो जाएगी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों डायरेक्शंस में लग रही है, और एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी भी कम। लेकिन अगर इसकी एनर्जी पहले ज्यादा थी, एनर्जी एड्सॉर्प्शन के बाद कम हो रही है, तो जो एनर्जी इसकी थी वो गई का, वो एनर्जी यहाँ पे हमारी रिलीज हो रही है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब हमने इस मॉलिक्यूल को इस सरफेस पे एड्सॉर्ब कराया तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। पहले मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल इंटीरियर में कंसिडर करा, मतलब बल्क में एक मॉलिक्यूल कंसिडर करा। ये मॉलिक्यूल चार डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, या मतलब इस मॉलिक्यूल के आस पास सारे और मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल लग रहा है सभी डायरेक्शन में। चाहे ये नहीं कि चार ही मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी मॉलिक्यूल है, यहाँ भी, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल ही लग रहा है ना हर डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही सेम मॉलिक्यूल सरफेस के बिल्कुल पास कंसिडर कर रही हूँ, तो यहाँ पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वली नहीं लग रहा हर डायरेक्शन में, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या कराया, एक मॉलिक्यूल इसके ऊपर एड्सॉर्ब कराया, ताकि ये फोर्सेस जो अनस्टेबल थी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो लग रही थी, वो स्टेबल करने के लिए हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब कराया। और जब ये एड्सॉर्प्शन होगी तो ये स्टेबल भी हो जाएगा, फोर्सेस भी बैलेंस्ड हो जाएगी। ओके, और एनर्जी इसकी पहले ज्यादा थी, और जब मैंने इसको एड्सॉर्ब कराया तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन अब वो एनर्जी गई का, तो वो एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है कि जब एड्सॉर्प्शन होती है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कि जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। और अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच होगा एड्सॉर्प्शन का वो नेगेटिव होगा। ओके, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमिना, और एड्सॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना। एड्सॉर्प्शन सरफेस पे होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है। ओके, एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे मैंने आपको स्पॉन्ज का एग्जाम्पल दिया था, जब आप पानी में उसे डिप करोगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना पानी स्पॉन्ज में, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो एड्सॉर्प्शन हो रही है वो सिर्फ सरफेस पे हो रही है, तो सरफेस पे ही हाई कंसेंट्रेशन होगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एंड एब्जॉर्प्शन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक।
and adsorption I have told you it is exothermic. Absorption is independent of surface area and adsorption depends upon surface area. ठीक है, देखो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी. ओके, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी. लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया के साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बल्क में चलना है, ये बल्क फिनोमिना है. सरफेस के साथ तो ऑब्वियसली इसका क्या ही लेना देना होगा. तो एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इज यूनिफॉर्म. ठीक है, लेकिन एड्सॉर्प्शन की अगर मैं बात करूं, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग then falls down later. तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन स्टार्टिंग में तो इंक्रीज करेगा क्योंकि मेरा सरफेस एरिया ज्यादा है. तो एड्सॉर्प्शन मैंने तुम्हें बताया ना कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है. तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टरवर्ड्स जब मेरा एड्सॉर्प्शन हो रही है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी. तो एक टाइम तो ऐसा भी आएगा ना कि और एड्सॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगी. तो ऑब्वियसली तो बिगिनिंग में तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन बाद में देन फॉल्स डाउन लेटर. बाद में जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा. ओके, विद दिस आई एंड अप माई वीडियो. होप यू पीपल लाइक माई वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, बाय बाय फ्रेंड्स.